हेलो नमस्कार। पिछला वीडियो जो है थोड़ा ब्रेक हो गया था, उसमें मैं एक कहानी बता रहा था। जो राज्यवर्धन जो थे वो शासन कर रहे थे और उसको समाचार मिलता है कि जो बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त जो है मिलकर के कन्नौज पर आक्रमण कर देता है। और उसको जब यह सूचना मिलती है कि राजश्री को जो है कैद कर लिया गया है और ग्रह वर्मा जो कि उनके जीजा थे उसकी हत्या कर दिया गया है, तो राजवर्धन जो है तुरंत अपनी सेना को लेकर के अपनी बहन राजश्री को जो है आज़ाद कराने के लिए निकल पड़ता है। और उसने देवगुप्त की सेना को जो है पराजित करके देवगुप्त की हत्या कर देता है। और पिछले वीडियो में मैंने मेरे से मिस्टेक से ये बोला गया था जो देवगुप्त और मिलकर के ये गृहवर्मा की हत्या की है, तो वो बोलने में ऐसा हुआ था। लेकिन इस कहानी को आप ऐसे समझिए, जो ये गृहवर्मा को जो है राजवर्धन जो है गृहवर्मा की हत्या के बाद पहुंचता है और वहां जो है अपनी बहन को छुड़ाने के लिए और देवगुप्त की सेना को जो है वो पराजित कर लेता है और देवगुप्त की जो है ये हत्या कर देता है। और देवगुप्त का जब हत्या कर देता है तो धोखे से जो है बंगाल के शासक शशांक जो है वो राजवर्धन की हत्या करता है। तो राजवर्धन का जब हत्या हो जाता है, ये हत्या जो होता है राजवर्धन की ये 606 ईस्वी में होता है। उसके बाद राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन जो है ये गद्दी पे बैठते हैं। अब हम लोग मेनली जो है हर्षवर्धन से सवाल भी पूछा जाता है और हर्षवर्धन से रिलेटेड अधिकतर जो सवाल पूछे जाते हैं तो हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में, इसके प्रारंभिक जीवन क्या रहा है, विजय अभियान को लेकर के, हर्ष का शासनकाल से संबंधित, हर्षकालीन प्रशासन जो है एक, इससे बहुत सारे चीज़ें अभी भी प्रचलन में हैं, इसलिए इसके प्रशासन से संबंधित सवाल पूछते हैं। हर्ष की धार्मिक नीति क्या रही है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग अच्छे से इस लेक्चर में देखेंगे। ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसे कहा जाता है। हर्षवर्धन जैसे ही हर्षवर्धन राजा बनते हैं, इसने शशांक से बदला लेने के लिए जो है प्रतिज्ञा की और तथा अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा के लिए जो है कन्नौज की ओर बढ़ता है। हर्षवर्धन की सेना बड़ी तथा शक्तिशाली थी। हर्षवर्धन को मार्ग में ही उसे कामरूप के राजा, जिसका नाम था भास्कर वर्मन, का दूत हंस बेग मिला और उसने मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने स्वीकार कर लेता है। आगे चलकर उसे सूचना मिली कि मंत्री, जो कि ममेरा भाई मंडी नाम है, मंत्री की राजा श्री मुक्त होकर विंध्याचल की पहाड़ियों पर सती होने, मंत्री ममेरा भाई मंडी था जो सूचना देता है कि जो राजश्री जो है वो मुक्त होकर के विंध्याचल की पहाड़ी पर जो है सती होने के लिए चली गई है। लेकिन हर्ष ने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसे क्या करता है, ढूंढ निकालता है और अपनी बहन को समझा बुझा करके घर ले आते हैं। और तब तक उधर ये चल रहा है, जो उधर मोखरी शासक गृहवर्मा की हत्या हो जाने की वजह से जो है कन्नौज की गद्दी खाली थी और अतः सभी लोगों की सहमति से जो है कन्नौज को भी अपने राज्य में क्या करता है, मिला लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। इस प्रकार से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ, स्थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लेता है। सीमा विस्तार का लक्ष्य लेकर के हर्षवर्धन ने जैसे ही दक्षिण भारत में प्रवेश किया कि उसका सामना जो है किससे हो जाता है, पुलकेशिन द्वितीय से हुआ है और उसे हार का सामना करना पड़ा है। अंततः सीमा विस्तार का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि बाधा पुलकेशिन द्वितीय हो गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अच्छे से पढ़ेंगे अपना लोग दक्षिण भारत के बारे में जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, अब जो है एक दो चीज आपको जानना जरूरी है हर्षवर्धन को लेकर के। बाणभट्ट के अनुसार जो है थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में है, में पुष्पभूति नामक राजा ने इस वंश की स्थापना की थी, जिसके नाम पर इस वंश का पुष्पभूति वंश के नाम से जाना गया है। ये पुष्पभूति वंश के बारे में जिसे वर्धन वंश बोलता है। प्रभाकर वर्धन जो है इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक बना है। ठीक है, अब हम लोग साहित्य के बारे में बात करते हैं, हर्षकालीन साहित्य के बारे में। एक मिनट, बाणभट्ट हर्षचरित
हर्षचरित में 8 अध्याय हैं। 5 अध्याय में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया और 3 अध्याय जो है आत्मकथा है किसका, बाणभट्ट का। हर्षचरित बाणभट्ट लिखे हैं, हर्ष के दरबारी कवि थे ये। इसमें ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किया है बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। सफल प्रयास गद्य काव्य पर, ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास किसके द्वारा किया गया है, तो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। बाणभट्ट कादंबरी भी लिखे हैं। संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास है ये। सामाजिक व धार्मिक स्थिति का ज्ञान है इसमें। अब हर्षवर्धन का जीवन चरित्र में जो बताया गया है, इसमें मेनली बताया गया है प्रारंभिक जीवन, राज्यारोहण, सैनिक अभियान, राजनीतिक और संस्कृति को लेकर के। हर्ष के स्वलिखित ग्रंथ भी हैं जिससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 ग्रंथ हैं। प्रियदर्शिका जो लव से ही रिलेटेड है, रत्नावली भी लव से रिलेटेड है, नागानंद बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इन चीजों के बारे में। हर्ष के दरबार में मयूर नामक विद्वान था जिसने कुष्ठ को ठीक करने के लिए सूर्य की उपासना की थी। मयूर शतक या सूर्य शतक बोलते थे इसको। हर्ष ने जो है अपनी समकालीन कामरूप शासक भास्कर बर्मन से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं, जिनका उद्देश्य जो है राजनीतिक और कूटनीतिक था। और हर्ष के चीनी शासकों के साथ जो है कूटनीतिक संबंध थे। अपने समकालीन चीनी सम्राट ली अंग के दरबार में हर्ष ने 3 दूतमंडल भेजे थे। और हर्ष के दरबार में हरिदत्त और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान थे। और हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भी भारत आए थे और वह जो है 629 ईस्वी में चीन से चला और भ्रमण करते हुए भारत आया है वो। तो इसीलिए हम हुएनसांग के बारे में जान लेते हैं। 629 से 645 तक ये रहा है और यहाँ वो लगभग 645 ईस्वी तक जो है रहा है। वह हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा है। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्षों तक रह करके क्या किया है, अध्ययन किया है, ये भी जान लीजिए। और भारत में वापस जाते समय हुएनसांग कई बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले गया है। 7वीं सदी में भारत आया है, लगभग 15 वर्षों तक रहा है हुएनसांग। और उसने अपनी यात्रा स्मरण को किसमें लिखा है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सीयू की के नाम से संकलित किया है। तथा भारत को इंदो बोलने में थोड़ा गड़बड़ होता था, इसीलिए ये लोग इंदू बोलते थे। इंदु नाम दिया है। हिंदू, सिंधु को हिंदू बोल दिया गया है, कहीं पे हिंदू बोल दिया गया है। खैर जो भी है, देखिए टोन अलग चीज है। उपाधि, इसको उपाधि युवानचांग, शुआनचांग की, शाक्य मुनि का, यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है इसे। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात रखना पड़ेगा। हुएनसांग का भारत वर्णन की जहां पर अगर एक नजर डालेंगे तो सीयूकी में जो ये वर्णन दिए हैं उसमें मैं कुछ वर्णनों की थोड़ा 1 मिनट में आपको बता देता हूं। उसमें ये बताए थे जो राजा प्रजा के हित में शासन करता था और जनता से बेगार नहीं ली जाती थी, जनता पर कर का भार अधिक नहीं था, सरकारी अधिकारी जनता का शोषण नहीं करते थे जैसे कि अभी कर रहे हैं, राज्य में चोर डाकू यात्रियों को लूटते थे। ये बात हुएनसांग बताए हैं, क्योंकि उसने बताया जो 2 बार हम अपने आप को खुद लूटे गए हैं। शासन के प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा रखा जाता था। भारत का आर्थिक दशा अच्छी थी, भूमि उर्वर थी, उत्पादन बहुत अधिक था, विभिन्न प्रकार के सब्जियां फलों का उत्पादन होता था। वस्त्रोद्योग जो था उन्नत दशा में था, वस्त्र सूती, ऊन, मलमल के बनते थे और कोसे रेशम एवं सूत से बनाया जाता था। कोसे, रत्न और आभूषण उद्योग विकसित अवस्था में था, कारीगरों के अपने संघ होते थे। सोने चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त कोरियों मोतियों का प्रयोग के बारे में भी बताया है। और हुएनसांग के अनुसार जो है नगर और ग्राम चौड़ी दीवारों से घिरे थे, उनमें प्रवेश के लिए जो है द्वार बने हुए थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी और उनके बीच पर्दा प्रथा नहीं थी। नगरों में गणिकाएं भी होती थी। जनसाधारण का जीवन सादा और सात्विक था, लेकिन नगरों में रहने वाले जो थे सभाओं में विलासिता थी। लोगों के वस्त्र सादे और सुरुचिपूर्ण होते थे। पुरुष टोपियां पहनते थे, लेकिन
दांतों के बारे में होता है, दांतों को काले या लाल रंगों से रंगा जाता था। पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन ऐसा ह्वेनसांग बताया है। पैरों में चप्पल पहनने का रिवाज बहुत कम था, वो तो इधर भी देखा गया है भाई। शतरंज, पासा खेलना, नाटक देखना मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। 7 वर्ष के पश्चात जो है बालक को 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी, इसका भी जिक्र इसने किया था। शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, जिसमें वाद विवाद को बहुत महत्व दिया जाता था, ऐसी बात भी कहा है इसने। तो ये सब चीजें ह्वेनसांग जो है अपने विवरण सीयूकी में दिया है। सीयूकी मतलब होता है पश्चिमी संसार का विवरण, चीन लौट करके दिया है, ये चीज याद रखिएगा। अब टिप्पणी यह है जो हर्ष को उसने क्या हर्ष को उसने फीसे या वैश्य जाति को बताया है। हर्ष को शिलादित्य की उपाधि भी दिया है। उसने शूद्रों को कृषक कहा है। किसने? ह्वेनसांग ने। उनके समय में नालंदा के प्राचार्य कौन थे, यह सवाल पूछा गया है। शीलभद्र थे। सिंचाई घंटी यंत्र यानी रहट द्वारा होती थी। भारत में घोड़े की खरीदारी अरब, ईरान व कंबोज से की जाती थी, ऐसी बात भी बताया है उसने। ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्मसभा एवं प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी वर्णन किया है। प्रयाग की महामोक्ष परिषद में के बारे में जो हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष दान करने के लिए एक बड़ी जो है एक सभा बुलाता था और अपना अंग वस्त्र छोड़ करके सारा दान कर देता था प्रयाग की महामोक्ष परिषद में, ऐसी बात भी बताया है। हर्षवर्धन का कोई भी पुत्र नहीं था, सिर्फ पुत्री थी, जिसका विवाह उसने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ससुर दामाद बहुत शक्तिशाली हो गया था। छठा अधिवेशन जो हुआ है वो प्रयाग में हुआ है, जिसमें ह्वेनसांग मौजूद थे। ठीक है, इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है, महामोक्ष परिषद। अब हम लोग बात कर लेते हैं कलिंग के चेदी वंश के बारे में। कलिंग के चेदी वंश। अच्छा, हर्ष के देखिए वैसे सवाल जहाँ से पूछा जाता है मैंने उसके बारे में अच्छे से बता दिया, लेकिन अगर किसी पे बुक लिखा जा रहा है तो उसमें तथ्यों की कमी नहीं रहती है, भरा पड़ा रहता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं। ह्वेनसांग पे भी अगर बात किया जाए तो अगर आप बुक उठा के देखेंगे रामशरण शर्मा सर का ही, तो बहुत सारी चीज़ उसमें भरा पड़ा है। तो अच्छा है जानकारी के लिए, लेकिन जितना अपना लोग को जरूरी है उतना ही हम बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ ऐसे बताए हैं जो मतलब अगर उतना बताने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि हम लोग बात करेंगे, लेकिन मतलब आप अगर प्रीलिम्स निकाल लेते फिर मेंस में खुद से मतलब अच्छे से उसको पढ़िएगा तो मतलब सब पीसीएस का सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे कहीं बिहार की बात कीजिएगा तो वहाँ पे मॉडर्न को तवज्जो दिया जाता है, बिहार को तवज्जो दिया जाता है। यूपी में देखिएगा तो वहाँ भी प्राचीन को थोड़ा लेते हैं, लेकिन उतना भी नहीं डीप में गया है। अधिकतर मॉडर्न का सभी जगह में लिया जाता है। खैर चलिए, बात छेड़ने की कोई बात नहीं है। हर्ष की धार्मिक नीति में से एक सवाल पूछा गया था, तो सीधा जान लीजिए ह्वेनसांग के अनुसार जो हर्ष कट्टर बौद्ध था, जो कि हर्षचरित से पता चलता है कि हर्ष के पूर्वज जो है सूर्य और शिव के उपासक थे। हर्ष भी प्रारंभ में शैव था, ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखिए। लेकिन ह्वेनसांग लिख रहा है, कट्टर बता रहा है, तो अब तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ह्वेनसांग जो है हर्ष के प्रशंसा भी किया है। प्रशंसा में उसने जो है लिखा था कि उस महामोक्ष परिषद में जो है हर्ष ने बुध, सूर्य और शिव की आराधना की है। सभा के अंत में हर्ष ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी है। तो ये सब, और ऐसा भी कहा था जो अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहने थे, वस्त्र भी दान कर दिया था। पता नहीं पहले, लेकिन कहा जाता था वस्त्र छोड़ के सब चीज दान कर देता, जो भी हो। चलिए, जितना जरूरत था उतना अपना लोग पढ़ लिए। आगे चलते हैं, कलिंग के चेदी वंश के बारे में जिक्र करते हैं। कलिंग के चेदी वंश। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ उनमें से कलिंग का चेदी वंश भी था। मौर्य काल में ही अशोक के पूर्व कलिंग
महाशक्तिशाली राज था। अतः अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। ये बात आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, भरतराज वाली कहानी। अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में जब साम्राज्य पर केंद्र की पकड़ कमजोर होती गई, तब अनेक राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और कलिंग भी उन्हीं में से एक था। ठीक है। कलिंग राज खारवेल, चेदी का सबसे महान शासक खारवेल था। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों की एक गुफा से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राज खारवेल के जीवन का वर्णन है। चेदी वंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन है। अच्छा, एक बात सवाल बीपीएससी में पूछा था, चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिस समय दक्कन में सातवाहन शक्ति का उदय हो रहा था, ठीक उसी समय कलिंग यानी उड़ीसा में चेदी वंश का भी उदय हुआ है। ये टाइम पीरियड पे ये तथ्य है। तो महामेघवाहन जो है चेदी वंश का संस्थापक था। 9 वर्ष तक जो है ये युवराज के रूप में जो है खारवेल काम करता है। बाद में जो है उत्तराधिकारी खारवेल होता है। 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठता है। भुवनेश्वर मंदिर इसी ने बनवाया था। खारवेल के राज्यारोहण की तिथि विवादास्पद है, परंतु संभवतः 28 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ है। उपाधि कौन कौन सा लिया है? कलिंगाधिपति का, कलिंग चक्रवर्ती का पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। विवाह जो है खारवेल का विवाह जो है हत्यक सिंह की पुत्री ललाट से होती है। अपने शासन के 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर भी खुदवाई। इस नहर का विस्तार जो है तनसुली से कलिंग तक करवाया था। नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह हो गई चेदी वंश या महामेघवाहन वंश की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा वाकाटक वंश की। छोटा है, ध्यान रख लेते हैं। ये सातवाहनों के पतन और चालुक्यों के उदय जो जिस क्षेत्र में होता है उसी के मध्य में वाकाटक वंश का उदय हो जाता है। मैं पढ़ रहा था तो अच्छे से मैं बता देता। तो सीधा ये जान लीजिए, जिस क्षेत्र में सातवाहन राज्य कर रहा था उसी क्षेत्र में आगे चल के चालुक्य का उदय होता है, लेकिन बीच का जो पीरियड है उसमें वाकाटक का एंट्री होता है। दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। दक्कन बोलते थे किसको? उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ यानी बरार वाले क्षेत्र। पुराणों के अनुसार वाकाटक वंश का संस्थापक जो था उसका नाम था बिंद शक्ति। ये 255 से 275 ईस्वी तक शासन किया। इसने सबसे पहले जो है पूर्वी मालवा पर अपनी शक्ति स्थापित की था। बाद में बिंद के पार सातवाहनों के प्रदेश पर अधिकार किया है। वह विष्णु वृद्धि गोत्रीय ब्राह्मण था। वाकाटक ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिए। भाई ब्राह्मण है तो हालांकि जातिवाद की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा चलता था भाई पहले। वाकाटकों ने ब्राह्मणों को अत्यधिक भूमि अनुदान दिए और इन अनुदानों के प्रमाण अनेक द्वारा यानी वाकाटकों द्वारा जो है जारी किए गए। उनके ताम्रपत्रों में मिलते हैं। वाकाटकों द्वारा जो भी अनुदान प्रमाण जारी किए गए प्रमाण जो है वो ताम्रपत्रों में मिलते हैं। ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। कौन? वाकाटक। उन्होंने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से इन्होंने वैदिक धर्म को दक्षिण भारत की ओर बढ़ाया। अतः पुराणों में इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की गई है, वाकाटकों की तुलना। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। प्रबरसेन प्रथम जो है पहला शासक कौन होता है? 255 से 275 ईस्वी तक वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है प्रमुख शासक है ये लोग, प्रबरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी। वाकाटकों का शक्ति का विस्तार होता है इनके टाइम में। उपाधि धारण करता है महाराजा का, सम्राट का, ठीक है। चारों दिशाओं में 4 अश्वमेध यज्ञ किया है इसने, एक वाजपेयी यज्ञ भी किया है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी जो होता है बिंद शक्ति का, बिंद शक्ति के बाद प्रबरसेन प्रथम होते हैं। उसके बाद रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय, प्रबरसेन द्वितीय। उसके बाद आता है नरेंद्र सेन और उसके बाद होता है पृथ्वीसेन द्वितीय, जो कि अंतिम बात है। अब होता क्या है, जो प्रबरसेन प्रथम जो है ये चारों दिशाओं में 4 अश्वमेध यज्ञ करते हैं।
इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई है। वाजपेयी यज्ञ भी किया है। वाकाटकों का विस्तार मध्य भारत में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। प्रवरसेन ने शकों के अनेक क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो है प्रवरसेन के बाद आता है रुद्रसेन प्रथम। ये 335 से 360 ईस्वी तक शासन करता है। ये शैव धर्म का उपासक था। ठीक है, इसने गुप्तों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे समुद्रगुप्त ने उसके राज्य को छोड़ दिया। समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति में जो है दक्षिण के जिन राज्यों का उल्लेख हुआ है उस सूची में वाकाटकों का नाम नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है पृथ्वीसेन प्रथम, जो कि 360 से 385 ईस्वी तक शासन करता है। इसका काल जो है शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसका आचरण जो है युधिष्ठिर के समान माना जाता है, धर्मराज। और ये जो है पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र का नाम था रुद्रसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन जो है अपने पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से करता है। ये मैंने जब गुप्त सम्राट पढ़ा रहा था तो उस टाइम में भी बताया था। अब दो राजवंश मिल गए हैं, तो मैत्रीपूर्ण संबंध जब हो गया तो रुद्रसेन द्वितीय जो है शासन करता है। कब से कब तक? 385 से 390 तक। इसने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म त्याग दिया और वैष्णव धर्म को अपना लिया। दुर्भाग्यवश शासक बनने के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन की अकाल मृत्यु हो गई। आहा, अब होता क्या है? अरे भाई, ये भी तो राजघराना चाहिए है। प्रभावती गुप्त जो है इसके नाबालिग पुत्र था, प्रथम पुत्र, जिसका नाम था दिवाकर सेन। इसको राजा बनाता है और संरक्षिका के रूप में ये 13 वर्ष तक राज करती है। कौन? प्रभावती गुप्त। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है इसका भी मृत्यु हो जाता है 430 ईस्वी में, सॉरी 403 ईस्वी में। नाबालिग ही था भाई, क्योंकि 390 में मृत्यु हुआ है। फिर नाबालिग द्वितीय पुत्र था जिसका नाम था दामोदर सेन। इसको गद्दी पे बैठाता है और जब तक ये नाबालिग रहता है तब तक संरक्षिका बन के प्रभावती गुप्त शासन करती है। और जब बड़े हो जाते हैं तो प्रवरसेन द्वितीय मूल नाम था, इसी के नाम से मूल नाम प्रवरसेन द्वितीय का था दामोदर सेन, लेकिन जब शासन करने लगता है तो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से करता है। और ये अंतिम शक्तिशाली शासक था भाई, याद रखिएगा, अंतिम शक्तिशाली शासक था। और ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाती है। वह एक कुशल प्रशासक था, लेकिन उसकी अभिरुचि युद्ध से अधिक शांति के कार्यों, विशेषतया साहित्य और कला के विकास में थी। सवाल पूछा गया है। इसने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की और इसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से प्रबरपुर स्थानांतरित किया था, यह भी याद रखना है। इसने अपने पुत्र नरेंद्र सेन का विवाह जो है कुंतल राजकुमारी अजित भट्टारिका से किया है। कालिदास ने भी कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया था, यह भी याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है। फिर बारी आता है नरेंद्र सेन, जो कि शासन करता है 440 से 460 ईस्वी तक। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटकों की शक्ति का पतन हुआ है, ध्यान रखिए। अंतिम शक्तिशाली शासक जो था वो प्रवरसेन द्वितीय ही था। अब वाकाटकों पे आक्रमण करता है कौन? नल राजा भवदत्त वर्मन। ठीक है, आरंभिक चरण में हार जाता है, अंतिम चरण में जीतता है। पृथ्वीसेन द्वितीय शासन करता है फिर 460 से 480 ईस्वी में। इसका संघर्ष जो है नलों और त्रैकुटकों से चलते रहता है। ये उपाधि धारण करते हैं पृथ्वीसेन द्वितीय परम भागवत की। इसका साक्ष्य जो है बालाघाट अभिलेख से मिलता है। ये उपाधि धारण करने की बात जो है बालाघाट अभिलेख में लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है। तो ये हो गई उनसे शासकों की बात। अब हम लोग वाकाटक वंश का योगदान समझते हैं, क्या क्या रहा है। वाकाटक वंश का योगदान जो है राजा सर्वसेन हरि विजय नामक प्राकृत काव्य में है।
संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास हुआ है इनके टाइम में। और वाकाटक वंश जो थे ये ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 में बिहार तथा गुफा संख्या 19 में चैत्य का निर्माण कराया था। किसने? भाई वाकाटकों ने ही कराया था। तो ये हो गई गुप्तोत्तरकालीन प्रमुख राजवंशों की बात। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है अब बात कर लेंगे दक्षिण भारत की। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा मैं बता दूं, जो ब्राह्मण धर्म जो है ना, ये इस काल में, पूरे काल की मैं बात करता हूं, पूरे गुप्तोत्तर, अगर मैं रिलीजन ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड की अगर बात करें पूरे, तो इसमें भी मैं यही कहूंगा जो गुप्तोत्तर काल में पूर्व काल की अपेक्षा धर्म का अधिक विकास हुआ था और विभिन्न धर्मों में नवीन सिद्धांतों और धार्मिक क्रियाओं का समावेश हुआ है। इस काल में धार्मिक विचारों का विकास का प्रबल कारण तंत्रवाद और उपासना पद्धति थी। तंत्रवाद भरा पड़ा था। हालांकि और ये जो गुप्तोत्तर काल में जो है न केवल बौद्ध धर्म को मूल रूप बदला, बल्कि ब्राह्मण धर्म के विभिन्न संप्रदायों में भी अपनी पैठ बनाए। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी धर्मों ने मंदिरों और मठों के रूप में अपना संस्थागत आधार को विकसित किया था। समाज के संपन्न वर्गों और शासक वर्ग ने धार्मिक संस्था और धार्मिक पुजारियों को विभिन्न प्रकार के अनुदान देकर स्वयं को, मतलब ऐसा प्रचलन में ला दिया था, जो दान करो तो बहुत बड़ा अपने आप को कहलाएगा, काल खड़े करने वाला। लेकिन मैं मेनली जो बात करना चाह रहा था जो ब्राह्मण धर्म की, तो ये ब्राह्मण धर्म जो है ना, अब देखिए वाकाटकों ने तो किया ही, मतलब ब्राह्मण थे ही ये लोग, लेकिन ब्राह्मण धर्म जो है इस काल में भक्ति और अवतार की अवधारणा का विकास अधिक हुआ है। दो महत्वपूर्ण देवताओं के रूप में जो है यहाँ ब्राह्मण धर्म को लेकर के बात था, विष्णु और शिव। विष्णु और शिव। शिव को भी वैदिक देवता इंद्र और भैरव के रूप में मान लिया गया था। शैव संप्रदाय के अंतर्गत पाशुपति, कपालिक और कालमुख जैसे संप्रदायों का विकास हुआ। कुछ गौण आर्य देवता भी थे, जैसे कि गणेश, कार्तिकेय, स्कंद, इसे भी प्रतिष्ठित किया गया था। पश्चिम भारत में जो गणपति पूजा जो है बहुत प्रचलित हो गई और गणपति संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। अभी भी महाराष्ट्र में मतलब जानते ही हैं अपना लोग। हालांकि आपको ये भी आगे पढ़ेंगे अपना लोग, जो भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म को सशक्त चुनौती दी है। और दक्षिण भारत को जो पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे जो इस दक्षिण भारत के काल में जो है भक्ति का विकास हुआ और भक्ति आंदोलन का आरंभिक आधार जो है अलवार, वैष्णव जिसे बोलते थे, और नयनार शैव थे, संतों ने तैयार किया था। खैर ये सब बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।